प्रेपरेटरी फेज में हमने क्या किया था जी कि हमने पाइरुवेट को एसीटाइल कोए में कन्वर्ट किया था और बताया था मैंने आपको कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो रिएक्शन होता है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व था उसके बारे में हमने पहले ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा भी था कि इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम सिस्टम्स हैं और उसके अलावा इसमें को एंजाइम्स भी साथ शामिल हैं। तो ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करेगा पाइरुवेट को, और वो जो एसिटाइल को ए है वो अब मेन जो रिएक्शन है, मेन पाथवे जो है आपका, जो कि क्रेब्स साइकिल है, उसके अंदर वो ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो कोएंजाइम ए है वो उसमें रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, और रिसाइकल होके दोबारा से फिर वो पाइरुवेट के साथ कनेक्ट होगा और उसको दोबारा से एसिटाइल को में कन्वर्ट कर देगा। इसमें से जो रिसाइकलिंग होती रहती है बार बार इस तरह से ताकि जो नेक्स्ट जो है सोफा कभी बैठ कभी ये सारा कुछ आवाज ठीक नहीं आ रही। झाड़िया मैं खलारा हैगा चिंदा उधर सोफा मैं झाड़ के आई ये अपना उधर चढ़े इधर चढ़े तो माइक ऑफ कर दिया करें अपने भाईजान, मुझे करना पड़ेगा सारे को। अच्छा जी, तो ये अब इस रिएक्शन में हमने किया जी कि ये इसने एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया। अब जो मेन आपका क्रेब्स साइकिल है वो स्टार्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट से और ऑक्सैलो एसीटेट पे ही खत्म होगा, ठीक है। तो पहले जो रिएक्शन में ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना वो एसिटाइल कोए के साथ वो मिलेगा और इसमें हमारा कोएस जो है या कोएंजाइम ए जो है वो रिसाइकल होगा, वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। साथ इसमें हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का मकसद क्या होता है कि रिएक्शन को फैसिलिटेट करना। आपको पता है कि वाटर जो है ना एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो इस वाले से यहाँ पे अपने वाटर को भी ऐड कर दिया और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, सिट्रेट सिंथेस। उसको आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि सिंथेसिस किसकी हो रही है जी, ये सिट्रेट की हो रही है। उसी रेफरेंस से सिट्रेट सिंथेस जो है ना एंजाइम्स में हमने यूज किया। तो अब जो सिट्रेट जो है अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में ना एक इंटरमीडिएटरी रिएक्शन होता है जिसमें ना सिस अकोनिटेट बनता है, ठीक है ना। उसी हवाले से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एंजाइम है वो अकोनिटेज है। तो वो अकोनिटेज क्यों है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बन रही है वो सिस अकोनिटेट है, ठीक है ना। इसमें होता यह है कि जो हमारा इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया था, ये पिछले स्टेप में जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टेप नंबर 1 में जो हमने वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड किया है, इसकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोजन है ना, इसकी रीशफलिंग होती है बस, ठीक है ना। यानी कि पहले जिस प्लेस पे लगे थे ये वाटर के जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उनको थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर जो इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है सिस अकोनिटेट, ठीक है ना। उसी रेफरेंस से यहाँ पे जो एंजाइम है वो अकोनिटेज है यहाँ पे। इसी रिएक्शन को जरा एलैबोरेट करने के लिए आपको इसको दिखाना चाहूँगा। जो रिएक्शन है जहाँ पे मैं आपके लिए ज़रा एक्सप्लेन कर सकूंगा इसको, ठीक है। तो उसमें ये वाला, हाँ जी, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये देखेंगे सिट्रेट है। सिट्रेट में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये पहले रिमूव हो गया और इसमें प्रोडक्ट बनी है सिस अकोनिटेट, ठीक है। जब भी आपका डबल बॉन्ड जो है, मतलब कोई चीज रिमूव होती है ना, तो आपको पता है कि उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आपकी जो हाइड्रोजन है वो अगर एक ही प्लेन पे है तो उसे हम कहते हैं सिस, अगर ऑल्टरनेट है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सिस अकोनिटेट आपका बन गया,
ठीक है। अगले रिएक्शन में यानी कि ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव किया था दोबारा से ऐड किया जाएगा। अब उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगी। देखें जहाँ पे हाइड्रोजन था वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, और जहाँ पे हाइड्रोक्सिल था वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप लग गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं आइसोसेट्रेट, मतलब इसका मिरर इमेज बन गया ना, यानी कि जिस तरह से आप शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं ना, तो जो आपकी राइट साइड है वो लेफ्ट होती है, लेफ्ट राइट होती है। तो इसी तरह से जो सिट्रेट है उसमें से हमने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया विद हाइड्रोक्सिल, इनकी पोजीशन चेंज होगी। इसी वाले से इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसिट्रेट। और चूंकि इसमें इंटरमीडिएटरी जो कंपाउंड बना था वो सिस अकॉइंटेट बना था, ठीक है, उसी रेफरेंस से यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम हमने कर दिया सिस अकॉनिटेज, ठीक है, या अकॉनिटेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी जो बात मैंने आपको बताई है? हाँ जी, क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। अच्छा यस सर। आगे अगर आते हैं तो बड़ा इजी है स्टेप। अब है कि आइसोसिट्रेट जो है ना, अब यानी कि इसमें पहला आपका NADH प्रोड्यूस होने वाला है कि जिसको आपने इस्तेमाल करना है। कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपसे मैं अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि NADH को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पहले बार बार बताया हुआ इसलिए ताकि आपको ज़हन में रहे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि NADH हमने कहाँ पे जाके इसको इस्तेमाल करना, क्या करना है इसका हमने? हाँ जी सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होते हैं तो उसके अंदर जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो वही बात है कि ये जो एनर्जी हम जितने प्रोड्यूस करेंगे ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATPs। ठीक हो गया? चलिए अच्छी बात है, आपको ज़हन में रहा है। तो ये बार बार बताने का मकसद होता है कि ताकि किसी और को अगर नहीं आता, ज़हन में है, तो वो भी इस चीज को ज़हन नशीन कर ले। अच्छा अब आप देखें कि आइसोसेट्रेट बन गया था। आइसोसेट्रेट जो है ना, इस के अंदर से हमने अब 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। हाइड्रोजन को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं भला? डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, डीहाइड्रोजनेशन। और उसी रेफरेंस से यहाँ पे एंजाइम जो है ना डीहाइड्रोजिनेज होगा। और किस सबस्ट्रेट के हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यानी कि किस में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, वो आइसोसिट्रेट में से निकाल रहे हैं। तो उसी रेफरेंस से हम क्या कहेंगे, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज के आइसोसिट्रेट के अंदर से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। और साथ ही साथ इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक कार्बन जो है ना वो इसमें से रिमूव हो गया, ये जो आपका जो कंपाउंड था, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है जी, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इस पाथवे को याद करने का बड़ा आसान तरीका ये होगा कि पहले आपने सिर्फ जो स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, बस ये इतना कर लेना है। उसके बाद जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, किस तरह से क्या चीज़ बनती है, तो वो फिर आपको एंजाइम के नाम भी ज़हन में आ जाएंगे, और उसमें जो जो चीज़ें आपने ऐड की हैं या रिमूव की हैं वो भी आपके ज़हन में आ जाएंगी। लेकिन पहले आपको मेन जो उसके रिएक्टेंट्स हैं और फिर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर आप ना चीज़ों को ऐड अप करके तो पूरा पाथवे बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको जब एक दफ़ा लेक्चर अटेंड करेंगे तो बाद में इसको खुद गो थ्रू होके इसको खुद जो है ना कॉपी पे बना के आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर इसको चेक करें अपनी उसके साथ जो आपकी मैंने नोट्स दिए हैं उससे आपको ज़रा अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद जो अगला रिएक्शन है ना जी, ये सेम टू सेम जो है ना वो रिएक्शन जो आपका हमने जो पायरुवेट से एसिटल कोई बनाया था ना, सेम वही रिएक्शन है। इसको अगर आप कभी गौर से देखिएगा तो ये देखें, ये जो पहला रिएक्शन आपने देखा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यही रिएक्शन को आप समझ लें कि यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन हो गया, सिर्फ इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फर्क आ गया। इसमें भी कोएश हमने यूज किया है, कोएंजाइम ए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ना उसके अंदर से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को रिमूव करने को हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। तो उसी रेफरेंस से एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज। और इसमें हमने जो है
किस में से रिमूव किया हाइड्रोजन को, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में से। तो उसी रेफरेंस से हमने नाम दे दिया उसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और NADH प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी और कोएंजाइम ए इसमें ऐड अप हो जाएगा और इसकी जो प्रोडक्ट है वो सक्सिनाइल कोए हो जाएगा। जाहिर सी बात है कोएंजाइम ए आपने इसमें ऐड किया तो कोए का नाम आएगा। जैसे हमने एसिटाइल कोए बताया था ना पहले, जो स्टेप में हमने किया था, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में किया था, वहां पे भी कोए लिखा था, यानी कि एसिटाइल कोए। तो लाइकवाइज यहाँ पे हमने सक्सिनाइल कोए लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आपका सक्सिनाइल कोए बना ना, इसके अंदर ना एक कह लें कि थायोएस्टर बॉन्ड बनता है। थायोएस्टर बॉन्ड जो है ना वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, यानी कि वो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसमें से हमें एनर्जी मिलेगी। हमने उसकी जो बॉन्ड एनर्जी को हमने ना शिफ्ट करना है किसी तरीके से एटीपी के अंदर। ठीक है ना, आपको बताया था मैंने कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो है ना वो यहाँ पे भी होती है एक जगह पे। ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होती है, बताएं जी कोई बंदा मुझे, क्या होती है? हाँ जी, व्हाट इज सर सब? जब हाँ जी, ड्यूरिंग रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जब जो तब एटीपी बनती है उसको कहते हैं हाँ सबस्ट्रेट जी। लेवल फॉस्फोरिलेशन। और ग्लाइकोलिसिस में कितनी जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है जी? हाँ जी, सर एक जगह ही होती है। नहीं, एक हाँ जी, अब मैं दोबारा फिर शुरू करा देना ग्लाइकोलिसिस। हाँ जी, सर दो जगह पे। हाँ जी, दो जगह दो होती जगह पे होती है। है, दो जगह होती है। ठीक है ना, एक जो आपका 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हुआ था 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और दूसरी जो हुई थी वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बना था। ये दो याद रखें स्टेप्स जहाँ पे ये हुई थी आपकी ना, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ही जगह पे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, थायोएस्टर बॉन्ड के अंदर से जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करते हैं एटीपी के ऊपर। तो जहाँ पे सर पहले स्टेप में होती हाँ जी, है, उसके स्टेप में होती क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, मेरा कनेक्शन भी थोड़ा सा दे रहा है एरर के जनाब, स्टेबल नहीं है। तो कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट में से करता रहता हूँ ताकि आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। तो हमने जी यहाँ से एनर्जी लेनी है, जो थायोएस्टर बॉन्ड है उसमें से हमने एनर्जी को लेना है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने वो एनर्जी को वहाँ से लेना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए फॉस्फेट को ऐड करेंगे इसके अंदर। फॉस्फेट को ऐड करके हम उसमें से जो एनर्जी है उसको, यहाँ पे एक एटीपी की तरह की चीज होती है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है ना, जीडीपी बेसिकली एक ऐसी मॉलिक्यूल है कि जो फॉस्फेट की जो एनर्जी है उसको अपने अंदर स्टोर करती है। तो इसको भी जीडीपी से जीटीपी की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही होगा कि फॉस्फेट हम देंगे इसको, वो फॉस्फेट जो है ना वो थायोएस्टर जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी को यूज करते हुए जीडीपी के साथ उसको ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पता है ना, फॉस्फेट को जोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए और तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलेगी। ये एटीपी जो होते हैं ना, उसमें एक फॉस्फेट को निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो एनर्जी मिलती है, अगर उसको जोड़ेंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। तो इसी तरह से जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम इस्तेमाल करते हैं जीडीपी के अंदर एक फॉस्फेट को ऐड करने के लिए। तो इसीलिए ये बन गया है जीटीपी, है ना, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। है ना, तो ये जो आपका जीटीपी बना, अब जीटीपी जो है ना इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एज एनर्जी। तो इसकी एनर्जी जो है वो हम शिफ्ट कर देते हैं ऑन टू एटीपी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। ठीक है ना, काइनेज जैसे आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर आपकी एटीपी बन रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट का मतलब ये है कि जो एडिनोसाइन है ये न्यूक्लियोसाइड होता है ना, और डाइफॉस्फेट में इसको दो फॉस्फेट्स हैं, तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज उसको हमने फॉस्फेट्स में ऐड कर दिया। कहाँ से फॉस्फेट आया जी? वो आया जी जीटीपी से।
और जीटीपी आपका दोबारा से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से रिसाइकलिंग होती रहती है, यानी जीटीपी से जीडीपी, यानी जीटीपी अपनी फॉस्फेट दे देता है, बल्कि उसकी जो एनर्जी है वो दे देगा उसको एडीपी को, और उस एनर्जी से उसके साथ फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाएगा और उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस तरह से हमारे पास एक एटीपी यहाँ पे मिलेगा एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल ऑफ क्रेब्स साइकिल में। और ये जो रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है एंजाइम्स का नाम है जी सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, ठीक है, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। यहाँ पे एंजाइम हम इसको यूज कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पे अब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सक्सीनेट बन रहा है, ठीक है ना, सक्सीनेट। तो हमने बेसिकली सक्सिनाइल कोए को सक्सीनेट में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे हमें एक एटीपी मिला है, ठीक है ना, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से हमें मिला है, ठीक है जी। तो अब जो सक्सीनेट बन गया, सक्सीनेट जो है इसमें से फिर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, लेकिन जहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है जी सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन निकालेंगे तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा और सबस्ट्रेट का नाम है सक्सीनेट, तो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ जो कंपैटिबल है ना कोएंजाइम या कोफैक्टर जो है वो है जी FAD, फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे FAD होगा आपका इस्तेमाल। और FAD में और NADH में फर्क ये होता है कि NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो 3 ATP देता है और अगर FAD जाएगा तो ये 2 ATP देता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि जाना दोनों नहीं ETC के अंदर है, लेकिन FAD जो है ना ये हमें 2 ATP देता है और NADH जो है ना हमें 3 ATP देता है। तो इस तरह से हमारी जो प्रोडक्ट अब बनेगी वो बनेगी फ्यूमोरेट, ठीक है ना। और फ्यूमोरेट जो है उसको हमने सिर्फ क्या करना है, वाटर ऐड करना है, क्योंकि अब यहाँ तक आके ना मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो स्लो डाउन हो गया, उसको एक्टिवेट करने के लिए फर्दर हम इसके अंदर और वाटर को ऐड करते हैं। और फ्यूमरेज एंजाइम जो है ना वो क्या करेगा कि वाटर को इसमें ऐड करवाएगा जिससे मेलेट बनेगा, ठीक है। अब ऐसी बात है कि रिएक्टिविटी को जब इंक्रीज किया गया तो उसमें से फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अगले स्टेप ये लास्ट स्टेप इसका होगा। तो ऑब्वियसली जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एंजाइम का नाम होगा डीहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट का नाम है मेलेट डीहाइड्रोजिनेज हो जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पे भी एक NADH मिलेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हम फिर वहीं पहुंच गए, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हम फिर दोबारा वापस ऑक्सैलो स्टेट के अंदर आ गए हैं। ऑक्सैलो स्टेट हमारा बन चुका है। इस तरह से ये साइकिल जो है ना वो ओवर एंड ओवर अगेन होता रहता है जब तक कि आपकी एरोबिक फेज चलती रहती है। और अगर एरोबिक फेज नहीं होगी तो फिर ये दूसरी सोर्सेज को भी यूज करता है, इनकी चलता रहता है, स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये साइकिल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन बॉडी और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। तो यहाँ तक हमने इसको किया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं जी। सही है, GTP वाला दोबारा बता दे, ये हाँ जी, समझ नहीं आई। मैंने बताया कि जो जीडीपी है ना ये बेसिकली अपने अंदर स्टोर करता है एनर्जी को। कैसे स्टोर करता है, इसके साथ फॉस्फेट लगा देंगे हम, ठीक है। लेकिन ये बॉडी के अंदर एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी इस्तेमाल नहीं हम कर सकते, ये सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर ही है। अब जाहिर सी बात है जो एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी है उसको हमने इस्तेमाल तो करना है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, वरना इसका फायदा कोई नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं जी कि हम जो जीटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है हम उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी के अंदर एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। मतलब ये कहने का कि जो फॉस्फेट अटैच हुआ था ना वो दोबारा डिटैच करेंगे, एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर कनेक्टिंग फॉस्फेट ऑन टू दी एडीपी, जिससे वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इतना सा काम होगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जी? हाँ जी, वो क्लियर
हाँ, आपको आवाज मेरी आ रही है जी? जी सर। जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है? पहले मैंने यस सर। बात की है वो नहीं आ रही है? अच्छा, ये ठहरे एक मिनट, मैंने पहले कहा जी कि जो क्रैप साइकिल है मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को ज़हन नशीन करना आसान हो जाए, ठीक है ना। और आज मैंने ये करवा दिया, कल मैं आपको कराऊंगा इसका एनर्जी कैलकुलेशन, कितनी इसमें एटीव बनते हैं। इसके अलावा जो इसमें एक फिलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें ये होता है जी कि जो पायरुवेट है उसको कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्सैलो स्टेट में ताकि क्रैब साइकिल को हम फास्ट कर सकें। आमतौर पे जब एनरोबिक फेज होती है, एनरोबिक फेज में हमारा जो ना क्रैब साइकिल स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सैलो स्टेट जो रीजनरेट होता है ना वो कम होता है। लेकिन जैसे ही आप एरोबिक फेज में आते हैं और आपका जो ज़्यादा पायरुवेट बनता है और वो पायरुवेट जो ना एसिल कोए में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो आमतौर पे जो सिट्रेट बनता है ना फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटल कोए, वो तब बनेगा कि जब दोनों की इक्वल क्वांटिटी अवेलेबल होगी 1:1 में, ठीक है ना। अगर इक्वल रेशो में अवेलेबल नहीं है एसिटल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट, तो हमारा जो क्रैब साइकिल है वो स्लो हो जाता है। तो उसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पायरुवेट को डायरेक्टली ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एसिटल कोए तो बन ही रहा है, वो ज़्यादा बन रहा है, लेकिन ऑक्सैलो स्टेट चूंकि रीजनरेट हो रहा था फ्रॉम क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल हो गया स्लो। तो हम फिर उसको क्या करते हैं, पायरुवेट से ही बनाना शुरू कर देते हैं, पायरुवेट से ही हम डायरेक्टली ऑक्सैलो स्टेट जो है ना वो बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जब इक्वल उनकी स्टेशियोमेट्रिक जो रेशो है वो मेंटेन होती है ना, तो फिर आपका जो ना क्रैब साइकिल जो ना वो स्पीड के साथ काम करना शुरू कर देता है। तो ये इंशाल्लाह जो कल लेक्चर परसों होगा, कल छुट्टी आपको, मतलब कल आपका लेक्चर नहीं है मेरे साथ। अगर कल आपने करना तो कल कर लीजिएगा, वरना थर्सडे को तो है ही है। तो उसमें इंशाल्लाह फिर हम एक ये वाला करेंगे फिलिंग का प्रोसेस कि जिसमें हम ऑक्सैलो स्टेट को बनाते हैं फ्रॉम पायरुवेट, और दूसरा हम करेंगे इसकी एनर्जी कैलकुलेशन को, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है कोई क्वेश्चन होगा तो फर्दर आप मुझसे व्हाट्सएप पे आज भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो क्विज है वो आपका नेक्स्ट वीक में होगा, उसके बारे में भी आप ना प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को, ताकि वो क्विज जो है उसके अंदर आप ना अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जी। सर मेरा क्वेश्चन है कल वाले टॉपिक से। हाँ जी, पूछें। सर जब हम फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनाते हैं, हाँ उसके जी। बाद हम पायरुवेट तक जाते हैं, तो हम कितने एटीपी यूज करते हैं उसमें? अब देखिए ना, जब आपने एक्टिवेट किया था फ्रुक्टोज से तो आपने वहां पे 1 एटीपी यूटिलाइज किया, ठीक है ना। जी जी। उसके बाद फिर आपने फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, उसके बाद 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं ना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं, तो दूसरा वहां पे नहीं सर, वो हाँ जी। फ्रुक्टोज 6 से फॉस्फेट से 1 बनता है ना। पहले आपने नहीं, देखिए ना, इसमें भी 2 ही यूज हो रहे हैं। आप अगर गौर कीजिएगा कि अगर आप फ्रुक्टोज से स्टार्ट करते हैं ना, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनाते हैं, तो उससे भी आपका वो नहीं, सॉरी, हाँ, उससे वो दूसरा बात है, ठीक है। एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया ना, फ्रुक्टोज जी 6 फॉस्फेट में 2 ही यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये दूसरा है ना जो आपका 1 वाला, उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी उतने ही आपने एटीपी यूज किए हैं। कि पहला आपने यूज किया था फ्रुक्टोकाइनेज को करते हुए फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बना दिया। फिर आपने एल्डोलेज एंजाइम यूज किया, एल्डोलेज ने क्या किया जी, डीएचएपी बना दिया, और दूसरा ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट। फिर आपने ग्लिसरॉल्डिएट को के साथ फॉस्फेट को ऐड करना था, ठीक है ना। यस तो सर, यस। जो ट्रायोज काइनेज था, तो उसमें एक और यूज हो गया। तो यहाँ पे भी आपने 2 ही इस्तेमाल किए हैं एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना, 2 एटीपी यूज इससे किए। नेट कैलकुलेशन 8 ही आएगी हमारे पास एटीपी। हाँ जी, सेम ही आएंगे, सेम ही आएंगे, बस थोड़ा सा वो पाथ फर्क हो गया, लेकिन इसमें भी 2 यूज हो रहे हैं, उसमें भी 2 यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हाँ हो जी, गया। और पूछें जी। लेकिन सर जो बुक में है ना, तो उधर उन्होंने फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट और उसी को आगे एरो लगा के उन्होंने ना डीएचएपी और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। पहले नहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं बनाया। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो उसमें ना कुछ सर स्टेप मिस होते हैं ना। उन जो जो स्टेप मिस है ना, उनको मैंने उसमें कर दिया था आपका पूरा ना।
तो ये यस अगर सर, आप आपने बताया। एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको वो नहीं पूरा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं ना तो फिर आपकी वो एनर्जी कैलकुलेशन पूरी नहीं आएगी। तो वो उसमें उन्होंने स्टेप जो ना मिस किए हैं, इसमें थोड़ा सा उसमें मतलब उसमें ना बाईपास कर दिया थोड़ा सा। मतलब ये बाकी चैप्टर्स में दिए हुए हैं और आगे जाएंगे ना टॉपिक्स में वो दिए हुए हैं कि दूसरी सोर्सेज को यूज करते हुए कितनी आप एटीपी यूज करते हैं। तो उस चीज को फिर मैंने यहीं पे आके ना आपको वो लेक्चर के अंदर बता दिया था कि इसमें किस किस तरह से आपने कहा। आप खुद देखें, समझ आ रहा है कि एक उसके बाद पहले फॉस्फेट था, दूसरा जो है आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ फॉस्फेट तो लगाना पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं बात यस बनेगी सर। ना। तो इसलिए खुद यस समझ सर। आ रहा है कि एक उसके पास था पहले फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है, तो वो एक फॉस्फेट तो है, दूसरी कहां से आएगी उसके पास, तो दूसरी देनी पड़ेगी ना उसको। जी सर। मैं हो गया आ जाऊंगा मैं। हाँ समझ लग ओके गई। सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आगे समझ। ठीक है जी। सर हम लीव कर दें?